निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र बोलेंगे। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति, संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी, क्या आप कभी वहां नौकायन करने या नहाने गए हैं? क्या ये नदी बारहमासी अल्पकालिक है, केवल वर्षा ऋतु में पानी अन्यथा सूखी रहती है? क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? आपने भूगोल के अन्य 2 पाठ्य पुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण बता सकते हैं? उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर क्यों बहती हैं? बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती हैं? एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है ये भी हमको पता चल गया। कैचमेंट एरिया बोलते हैं इसको। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। तो एक तो जल ग्रहण क्षेत्र पता चल गया, दूसरा अपवाह तंत्र पता चल गया। अपवाह तंत्र को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं वो पता चल गया। और हमें पता चल गया कि ये जो आपका अपवाह द्रोणी होता है वो क्या होता है। ठीक है। मुख्य अपवाह प्रतिरूप, ये पेपर में पूछा भी जाता है। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होते हैं उनको वृक्षाकार बोलते हैं। ये कहाँ देखने को मिलेंगे? उत्तरी मैदान की नदियों में देखने को मिल जाएंगे। दूसरा है जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती तो उसे अरीय बोलते हैं। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इसका उदाहरण है। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो उसे जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है। तीसरा एक और है, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। ओके, ये याद रखो। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने की वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियां जो हैं उनको नदी द्रोणी कहा जाएगा। जो छोटी नदियां होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? जल संभर बोलेंगे। छोटे नदी या फिर नालों द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है उसी को जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, संभर का आकार छोटा होता है। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं नदी द्रोणी, जल संभर। यहाँ पे बड़ी नदी, यहाँ पे छोटी नदी या नाला, है ना? ऐसे लिख सकते हैं। इनका बड़ा आकार और इनका छोटा आकार। ठीक है, इनका छोटा आकार। नदी द्रोणी और जल संभर एकता के परिचायक हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों और पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसीलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम व बृहत नियोजन इकाइयों और क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 समूहों में बांटते हैं। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर बांटा जाता है 2 भागों में। कौन कौन से? एक है अरब सागर का अपवाह तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली, सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। किसके द्वारा विलग किए गए? अरब सागर वाले, बंगाल की खाड़ी वाले। तो दिल्ली कटक या दिल्ली रिज, अरावली और सह्याद्री के द्वारा। ठीक है। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं, ये सब बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। बची हुई 23% क्षेत्र जैसे सिंधु, नर्मदा, तापी, महानदी, माही, पेरियार, ये सब नदियां हैं, ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणी को 3 भागों में बांटा गया है।
पहला वाला किस आधार पर बांटा गया? समुद्र जल में विसर्जन के आधार पे। दूसरा बांटा गया जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पे। वो तीन कौन कौन से हैं? एक तो प्रमुख नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा, वो जल संभर क्षेत्र के आधार पर प्रमुख नदी द्रोणी है। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक ये सब इसमें आ जाती हैं। किसमें? मुख्य नदी द्रोणी में। दूसरी है मध्यम नदी द्रोणी, इनका 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, इसमें बहुत सारी नदियां, 44 नदियां हैं इसमें, जैसे कालिंदी है, पेरियार है, मेघना है, ये नदियां मध्यम द्रोणी में आती हैं। तीसरी है लघु नदी द्रोणी, इसमें इसका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। ये निम्न में न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल रहती हैं इस वाले में। ठीक है, अगर आप देखेंगे 3.1 चित्र तो आप पाएंगे कि अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी अरब सागर में विसर्जित करती हैं। उत्तर भारत की नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती। दक्षिण भारत की नदियों की भी पहचान कीजिए। जैसे देखो, गोदावरी निकल रही है पश्चिमी घाट से, है ना, पेनगंगा निकल रही है इधर से ही भाई, और कृष्णा भी देखिए यहीं से निकल रही है, तुंगभद्रा भी जा रही है, कावेरी, है ना, ये नदियां इधर से ही निकल रही हैं। ओके, नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियां इसका अपवाद हैं। नर्मदा और तापी नदियां कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर में गिरती भाई, और अनेक छोटी नदियां अपना जल अरब सागर में प्रवाहित करती हैं। ठीक है, अरब सागर में विसर्जित करती। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों का नाम है। पश्चिमी तट क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तक बहने वाली नदी। उद्गम के प्रकार, प्रकृति, विशेषता के आधार पर भी, उद्गम के प्रकार, प्रकृति, विशेषता के आधार पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। अभी तक हमने दो आधार देखे हैं। एक तो हमने आधार देखे समुद्र में जल विसर्जन का आधार, दूसरा हमने क्या देखा? जल संभर क्षेत्र के आधार पर, जिसमें तीन प्रकार से देखा हमने नदियों को के विभाजन को पढ़ा। अब हम देख रहे हैं इनके उद्गम, इनकी प्रकृति और इनकी विशेषता के आधार पर, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन ये नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति और आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी हैं, फिर भी यह अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। इसमें इसी का अनुसरण किया गया है, मतलब हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का ही वो किया गया है। भारतीय अपवाह तंत्र में कई छोटी बड़ी नदियां हैं। ये तीन बड़ी भूआकृतिक इकाइयों की उद् विकास प्रक्रिया और वर्षण की प्रकृति तथा लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हैं। हिमालयी अपवाह, हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इनमें मुख्य रूप से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र द्रोणियां हैं। यहाँ की नदियां कैसी हैं? 12मासी नदियां हैं। ये बर्फ के पिघलने और वर्षण दोनों पर निर्भर है। नदियां गहरे महाखड्ड गॉर्ज से गुजरती हैं, है ना, गहरे महाखड्डों से गुजर रही होती हैं। हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित हैं, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। महाखड्डों के अलावा ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटी बनाती हैं, छिप्रिकाएं बनाती हैं, जलप्रपात भी बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे समतल घाटी, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिका, नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में देखा जाए तो इनका रास्ता कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत सीधा साधा तो है नहीं, लेकिन मैदानी क्षेत्र में भी देखा जाए तो ये सर्पा मार्ग का अनुसरण करती हैं, अपना रास्ता ये बदलती भी रहती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, ये इसी के लिए फेमस है ना, अपना रास्ता बदलने के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों में से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। इससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल देती है। कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं? ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। सकारात्मक प्रभाव आपको पता है क्या? हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास।
हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया, हिमालय के संपूर्ण अंदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी। हिमालय के संपूर्ण अंदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती, अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। निचले पंजाब में ऐसा बताया जाता है। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम, इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म, कांग्लोमेरेट ये सब शामिल हैं, इस धारणा की पुष्टि करती है। जो ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, उसकी पुष्टि के लिए ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। इस वजह से ऐसा बताया जाता है कि इस समय कोई ऐसी एक इंडो ब्रह्म करके कोई नदी थी जो पंजाब के निचले हिस्सा में जाके सिंध की खाड़ी में गिर रही। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी 3 प्रमुख अफवाह तंत्र में बंट गई। पश्चिम में सिंध, उसकी 5 सहायक नदियां, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली उसकी सहायक नदियां, पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग, हिमालय से निकलने वाली उसकी सहायक नदियां। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में पोटवार पठार के उत्थान के कारण हुआ। पहली बात तो ये कि मायोसीन कल्प में इंडो ब्रह्म बहती थी, सिंध की खाड़ी में जाके गिरती थी। दूसरी बात ये कि प्लीस्टोसीन काल में ये जो इंडो ब्रह्म नदी थी वो 3 अपवाह तंत्रों में बट गई। ठीक है, और वो बटी भी तो क्यों? क्योंकि हिमालय के पश्चिमी भाग में तथा पोटवार पठार के उत्थान के कारण ऐसा हुआ है। पोटवार पठार का मतलब है दिल्ली रिज। ठीक है, ये सिंधु गंगा अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक बन जाता है। कौन? दिल्ली रिज। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हो गई। प्लीस्टोसीन काल में क्या हुआ? पोटवार पठार और पश्चिमी हिमालय का पश्चिमी भाग ऊपर उठ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया भाई? सिंध और गंगा अपवाह तंत्र अलग अलग हो गए। मध्य प्लीस्टोसीन काल में जाते जाते हम देखते हैं कि ये जो राजमहल की पहाड़ी है और मेघालय का पठार, इन दोनों के बीच में मालदा गैप की वजह से क्या हुआ? गंगा और ब्रह्मपुत्र की दिशाएं बदल गई। ठीक है, और ये कहाँ गिर रही? बंगाल की खाड़ी में जाके। हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां, तो इसमें हम सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र देखेंगे। यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणी में से एक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? सिंधु नदी द्रोणी का 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। भारत में हालांकि इसका क्षेत्रफल मात्र इतना ही है, 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। लंबाई देखेंगे तो कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। भारत में देखा जाएगा तो 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? सिंधु नदी। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी मानी जाती है। कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकल रही है। बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकल रही है, जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान या शेरमुख कहते हैं। सिंगी खम्बान या शेरमुख कहते हैं। सिंधु नदी का स्थानीय नाम है तिब्बत में। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख बलूचिस्तान से गुजरती है, बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटती हुई नदी जम्मू कश्मीर के में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। कहाँ पे करती है? गिलगित के समीप में। बहती किसके बीच से है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर बह रही है। फिर लद्दाख श्रेणी को ही काटती है। लद्दाख जास्कर के बीच से बहती है, लद्दाख को ही काट रही होती है ना। लद्दाख और बाल्टिस्तान से फिर गुजर रही होती है ना। फिर गिलगित के पास में जाके क्या करती है? एक दर्शनीय महाखंड बनाती है। पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। इसे मानचित्र पर आप देखें तो चिल्लस के निकट पाकिस्तान में, चिल्लस के निकट दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु की बहुत सारी नदियां सहायक हैं, हिमालय पर्वत से ही निकलती हैं। जैसे इसमें श्योक नदी है, श्योक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, शिगार है, गास्टिंग है, द्रास है। ये किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की, जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकल जाती है
अटक के पास जब पहुंचती है तो ये पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ देती है। जैसे गंगा हरिद्वार में पहुंचती है तो क्या करती है, ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश लेती है और पहाड़ी क्षेत्र को पीछे छोड़ देती है। ठीक है ना। तो सिंधु नदी क्या करती है, अटक में जैसी पहुंची वहीं से ये पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ देती है। ठीक है। जहां दाहिने तट पर काबुल नदी मिलती है, काबुल नदी इससे मिलती कहां से है, दाहिने तट पर मिल रही है। दाहिने तट पर मिलने वाली और भी नदियां हैं। दाहिने तट पर काबुल ही नहीं मिलती है, उसके अलावा खुर्रम भी मिलती है, तोची मिलती है, गोमल है, विबोवा है, संगर है। ये नदियां भी दाहिने तट पर ही मिलती हैं। और ये सभी नदियां कहां से निकलती हैं, सुलेमान श्रेणी से। ये नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मीथन कोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद का जल प्राप्त करती है। यह नदी दक्षिण की ओर बहते हुए मीथन कोट के पास में पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद पंजाब की 5 मुख्य नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है, तो लद्दाख में चल रही है ना। तो ये हमें याद रखना, कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है और वहां पर एक डेल्टा का निर्माण भी करती है सिंधु नदी। झेलम की बात करें जो सिंधु की सहायक है, महत्वपूर्ण सहायक है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित बेरी नाग झरने से निकलती है। महत्वपूर्ण सहायक है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में पीर पंजाल गिरिपद में बेरी नाग झरना से निकलती है। पीर पंजाल श्रेणी में बेरी नाग झरना है, वहां से निकलती है झेलम नदी। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर बूलर झील से बहते हुए तंग गहरे खड्ड से गुजरती है और पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। बेरी नाग झरने से निकलकर कश्मीर और बूलर झील से होते हुए गहरे महाखड्ड का रास्ता तय करके ये पाकिस्तान में झंग के निकट पहुंचकर चिनाब से मिल जाती है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है, जिसका नाम है चिनाब, चंद्रा और भागा। ठीक है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में कहां, केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती है। कौन कौन, जो चंद्रा और भागा है ये केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती हैं और इसलिए इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर तक बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश ले उससे पहले वो 1180 किलोमीटर तय करती है। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। ये हो गई चिनाब नदी। अब आता है बारी रावी। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। रावी नदी कहाँ निकल रही, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रा के पश्चिम से। राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान प्रवेश करने और सराय सिंधु के निकट चिनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग और धौलाधार के बीच प्रदेश से प्रवाहित होती है। मतलब पाकिस्तान में पहुंचे उससे पहले और सराय सिंधु के निकट चिनाब नदी में मिलने से पहले कहाँ मिलेगी, सराय के पास में ही मिलेगी चिनाब से। ये पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग और धौलाधार के बीच प्रदेश से प्रवाहित होती है। अब बारी है ब्यास नदी की। ब्यास भी इसी की सहायक है। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। ये नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। धौलाधार श्रेणी में काती लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती। धौलाधार श्रेणी में ये 2 जगह है, एक नाम है काती और दूसरा नाम है लारगी। तो धौलाधार श्रेणी में काती और लारगी किसके लिए फेमस है, तो ब्यास नदी के द्वारा बनाए गए महाखड्ड के लिए फेमस है, बोल सकते हैं। ये पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहां हरिके के पास सतलज नदी में जा मिलती है। कहाँ मिलती है, हरिके के पास सतलज में मिलती है। सतलज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट कहां से निकलती है, राक्षस ताल से निकल रही है, जहां इसे क्या बोलते हैं, लॉग चेन खंबा। ठीक है, राक्षस ताल से निकल रही है, राकस ताल भी बोला जाता है इसको, राकस ताल भी बोलते हैं इसको। लॉग चेन खंबाब सतलज को बोलते हैं। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखड्ड से निकलती है। सिंधु के बराबर में ही बह रही है 400 किलोमीटर लगभग,
उसके बाद वो क्या करती है, रोपण में पहुंचती है, तो यहाँ पर एक महाखड्ड से निकल जाती है। हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। सिपकिला से बहती हुई पंजाब प्रवेश करेगी, और ये एक पूर्ववर्ती नदी है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी, क्योंकि यह भाखड़ा नंगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण भी करती है। गंगा नदी तंत्र अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। जहां से ये निकल रही है वहां उसको भागीरथी बोलते हैं। मध्य और लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है यह नदी। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और फिर बनती है गंगा। अलकनंदा नदी का स्रोत की बात करें तो ये बद्रीनाथ के ऊपर है। संतोपथ हिमनद से अलकनंदा धौली विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है। जो अलकनंदा है ये कैसे बनती है, धौली और विष्णु गंगा के धारा से मिलकर बनती है। संतोपथ हिमनद से निकलती है अलकनंदा, और अलकनंदा वैसे बनती है धौली और विष्णु गंगा के मिलने से। अब ये जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। धौली और विष्णु गंगा ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में। फिर अलकनंदा की और भी सहायक नदियां जैसे पिंडर है, तो पिंडर कर्णप्रयाग में मिलेगी। ऐसे लिख सकते हैं कहीं पर भाई, ऐसे लिख लो चाहे तो, ठीक है। अलकनंदा भागीरथी ये कहाँ मिलती है, देवप्रयाग। अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है। एक तो ये हो गया। दूसरा धौली और विष्णु गंगा, धौली और विष्णु गंगा कहाँ मिलती है, जोशीमठ या फिर विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में मिलती है। फिर अलकनंदा और पिंडर ये दोनों कहाँ मिलती हैं, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में मिलती हैं। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी जिसको काली गंगा भी बोलते हैं, ये कहाँ मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, इनको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी या काली गंगा से मिलती है कौन, अलकनंदा। ठीक है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूरब की ओर, और फिर पूरब की ओर बहती है। ठीक है, ये लिख लिया आप लोग। ठीक है, तो हरिद्वार में ये मैदान में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद वो दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहते हुए फिर वो दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, उसके बाद वो फिर सीधे पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह दक्षिणमुखी होकर दो जल वितरिकाओं, दो जल वितरिका कौन सी है, दक्षिणमुखी होती है जब, तो जो दो जल वितरिका बनती है, धाराएं बनती हैं, एक होती भागीरथी और दूसरी होती है पद्मा। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। तो सबसे ज्यादा लंबा मार्ग कहां पर तय करती है, यूपी में, उसके बाद बंगाल में, फिर उसके बाद बिहार में, और सबसे कम उत्तराखंड में। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। भारत का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12मासी अनित्यवाही नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां शामिल हैं। सोन इसके दाहिनी किनारे पर मिलती है, ये भी पूछा जाता है। दाहिनी किनारे पर मिलती है सोन नदी। बाएं तट पे कौन कौन सी नदी मिल रही है, तो आप देखेंगे रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब आपको बाएं तट पर मिलने वाली नदियां दिखेंगी, जो सर नेपाल की तरफ से। ठीक है। हाँ, एक सागर, घग्गर को छोड़ के घाघरा,
सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ठीक है। क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जो सर जून 2014 में शुरू किया गया। प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया। राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्य रहे हैं। कौन से दो उद्देश्य हैं इसके? प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, उसका संरक्षण कायाकल्प को पूरा करना। इसमें मुख्य स्तंभ क्या क्या हैं? सीवेज ट्रीटमेंट पूछा गया पेपर में, नदी किनारे का विकास, नदी सतह सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, गंगा ग्राम, ये इसके स्तंभ हैं, जहां नमामि गंगे कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभ हैं। ये यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री यमुना से होता है। हिमालय में बंदर पूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री बंदरपूछ की पश्चिमी ढाल पर। प्रयाग में इसका मिलन होता है, गंगा से संगम होता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध के बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं। दाहिने तट पर कौन कौन सी नदी मिल रही है? तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। किससे दाहिने तट पर मिलती हैं? यमुना नदी से मिलती। लेकिन वहीं पर हिंडन है, रिंद है, सेंगर है, वरुणा है, ये नदियां लेफ्ट साइड से आकर मिलती हैं। किससे? यमुना से। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्य के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों, आगरा नहर में आता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा, ये हमें याद रखना है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। उत्तर मुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा, फिर जहां इस पर गांधी सागर बांध बना हुआ है, चंबल नदी पर ही कोटा में गांधी सागर बांध बना है। कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भूआकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है, रवाइन कहा जाता है। गंडक नदी दो धाराओं, कौन सी? काली गंडक, त्रिशूल गंगा के मिलने से बनी है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है गंडक। नेपाल हिमालय में धौलागिरी माउंट एवरेस्ट के बीच में निकल रही है। ये हमें याद रखना चाहिए, नेपाल हिमालय से निकलती है, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिला में गंगा मैदान में प्रवेश लेती है। पटना के पास सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। घाघरा नदी निकलती है मापचाचुंग हिमनद से। ठीक है, घाघरा नदी मापचाचुंग हिमनद से निकलती है। तिला, सेती, बेरी नामक सहायक नदियों का जल इकट्ठा करती है और सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकल आती है। मापचाचुंग ग्लेशियर से निकल रही है घाघरा, तिला, सेती, बेरी का पानी इकट्ठा करती है, फिर वो क्या करती है? सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है, वहीं से फिर वो पर्वतों को छोड़ देती है। शारदा नदी, काली या काली गंगा जिसको बोलते हैं, इससे मैदान में मिलती है। जो शारदा नदी है वो घाघरा से मिलती है मैदानी क्षेत्र में, और ये छपरा में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी देखो पूर्ववर्ती नदी है। इसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, ये आपको पता रहे। इसकी मुख्य धारा है अरुण। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से कौन मिलती? सोन, कोसी, और पूर्व से मिलती है तमुर कोसी। कोसी में पश्चिम से मिलेगी सोन, और सोन कोसी मिलेगी, और पूर्व से मिलेगी तम्र कोसी। अरुण नदी से मिलकर यह सप्त कोसी बनाती है। ठीक है। रामगंगा नदी गैरसेण के निकट गहड़वाल पहाड़ी से निकलती है। छोटी नदी है, शिवालिक को पार करती है, अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है। उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट गंगा से मिल जाती है रामगंगा नदी गैरसेण के निकट गहड़वाल की पहाड़ी से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। गैरसेन या गैरसेण, गढ़वाल, रामगंगा छोटी नदी। शिवालिक को पार करती है, उसके बाद अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है रामगंगा। अंत में कन्नौज के पास जाके किससे मिल रही है? गंगा से मिल रही है। सॉरी।
छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है। छोटा नागपुर के पूर्वी किनारे पर भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई हुगली नदी में गिरती है। भ्रंश घाटी से बहती है दामोदर नदी, हुगली में गिरती है। बराकर इसकी मुख्य नदी है, सहायक नदी है। और दामोदर जो है ना, वो बंगाल की शोक कही जाने वाली थी। दामोदर घाटी कारपोरेशन, डीवीसी जिसको बोलते हैं, नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने इसे वश में कर लिया। ये याद रखना, पर में वहां पे टेनेसी, हमारे यहाँ पे दामोदर। वीसी कर दो, इसको भी वीसी कर दो। वैली है ना कारपोरेशन, और ये भी वैली कारपोरेशन। शारदा या सरयू नदी का उद्गम होता है नेपाल हिमालय में। शारदा, जिसको हम सरयू भी कहते हैं, इसका उद्गम कहाँ हो रहा है? नेपाल हिमालय में होता है। नेपाल हिमालय में भी मिलाम हिमनद से होता है। इसे गौरी गंगा कहते हैं। नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद में जहाँ से शारदा नदी का या सरयू नदी का उद्गम होता है, वहाँ पर उसको गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा के साथ बहती है और इसको यहाँ पे काली या चाइक कहा जाता है। घाघरा नदी में बाद में मिल जाती है जाके। इसी नदी पर टनकपुर बैराज भी बनाया गया है। ठीक है, काली संधि आपको पता होना चाहिए, भारत नेपाल के बीच में है। गंगा की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है महानंदा। महानंदा जो नदी है, दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलती है, अंतिम सहायक नदी भी है। ऐसे सवाल होते हैं, स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जा सकता है। दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलने वाली महानंदा गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, तो ये बात हमें याद रखनी। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है और सोन नदी निकलती है अमरकंटक पठार से। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई ये नदी, ये वाला भी स्टेटमेंट ऐसे भी आया हुआ है, उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई ये नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। कैलाश पर्वत श्रेणी में है, मानसरोवर झील के पास में है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है। मानसरोवर झील के पश्चिम से नहीं निकल रही, ये बात याद रखनी है, बल्कि ये मानसरोवर झील के पूर्वी छोर से निकलती है। यहां से पूर्व दिशा में अनदैर्घ्य रूप से बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहां इसे कहते हैं सांगपो। इसके कई सारे नाम हैं। इस ब्रह्मपुत्र को यरलुंग जांगबो भी बोलते हैं, सांगपो कहते हैं, सांगपो कहते हैं, यरलुंग जंगबो भी कहते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक है ना। ये भारत में जब प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है भाई? नामचा बरवा के पास से, है ना। सर। हाँ, चलिए। जी सर। सांगपो के नाम से जानते हो। सांगपो का अर्थ क्या भाई? शोधक। तिब्बत के रागो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी। तिब्बत में रागो सांगपो एक नदी है जो कि इस सांगपो की यरलुंग जंगबो की एक प्रमुख सहायक नदी है, वो भी दाहिने तट वाली। मध्य हिमालय में नमचा बरवा, नमचा बरवा कहाँ है? एक बात ये पता चल गई कि मध्य हिमालय में स्थित है भाई। नमचा बरवा के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करती हुई प्रक्षुब्ध और तेज बहाव वाली नदी के रूप में ये बाहर निकलती है, उस महाखंड को पार करते हुए। हिमालय के गिरिपद में या सिशंग या दिशंग के नाम से जानी जाती है, ये बात हमें याद रखनी है। दिशंग या सिशंग के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम यह नदी भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में भारत में प्रवेश लेती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग या सिकांग और लोहित मिलती है। कौन सी है? बाएं तट की सहायक नदी है, लेफ्ट साइड की। ठीक है, जो तिब्बत में दाहिने तट पे मिल रहे उसका क्या नाम था? ठीक है, तो ये बाएं तट पर मिलती हैं दिबांग, सिकांग या फिर लोहित।
और इसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र के नाम से ये नदी तब जानी जाती है जब ये लखीमपुर के आसपास पहुंचती है। लखीमपुर में पहुंचने के बाद ये प्रवेश ले लेती है असम में। मतलब असम में सर प्रवेश जब लेना, लखीमपुर में पहुंची नहीं नदी कि असम में घुस जाती है। और जैसे ही लखीमपुर में प्रवेश लेती है वहीं से इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और अच्छा, ब्रह्मपुत्र सहायक नदियां अपने भी तो किस लिए मिलती है। फेमस है? ठीक है, इसके बाद नदी ब्रह्मपुत्र में नाम से जानी जाती है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियां आकर मिलती। बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी दक्षिण। दाहिने तट पर मिलने वाली कौन कौन सी हैं, तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, ये हैं लेफ्ट साइड। और ये रही राइट साइड की। सुबनसिरी जो एक नदी है, इसका भी उद्गम कहाँ से हो रहा है? सुबनसिरी का उद्गम हो रहा है तिब्बत से। एक पूर्ववर्ती नदी है ये भी, जो सुबनसिरी है वो भी एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल में प्रवेश करती, फिर दक्षिण दिशा में बहती है, बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। सर अच्छा, कहाँ? दाहिने किधर हो जाएगा, थोड़ा सा ड्रॉ कीजिए तो। दाहिने किनारे पर मिलती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने किस काम के लिए जानी जाती है, ये हमें याद रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियां बड़ी हैं और इनके जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना भाई। जैसे हमने अभी जो देखा है नदी तिस्ता, एक नदी पता चल गई दाहिने तट पर मिल रही है। दाहिने तट पर मिल रही, मान लो ये नदी है आपकी, ये नदी है, ये मान लो ग्लेशियर है, यहाँ से ये निकल रही है, ऐसे ऐसे ये बह रही होगी, ऐसे फिर करके ऐसे चल रही, ऐसे चली, फिर ऐसे करेगी। बांग्लादेश में गिरने के लिए इसको इस तरीके से, बांग्लादेश प्रवेश लेने के लिए कुछ इस तरह का रास्ता तय करना पड़ेगा इसको। यहाँ से दो नदियां हैं, दो प्रकार की नदियां मिल रही हैं, एक बाएं तट की, एक दाहिने तट की। तो जो आपका दाहिना होगा वही इनका भी दाहिना है, क्योंकि ये भी चल रही है वैसे ही। ये बात थोड़ी जी सी सर, याद रखनी। अच्छा, समझ तीस्ता अगर इनके दाहिने से मिल रही है तो तीस्ता नदी यहाँ यहाँ से निकल रही है, ये सर। इधर से ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, बाकी बाएं तट से कौन कौन सी नदी मिल रही हैं? दिबंग है, सिकांग है, लोहित है, ये लेफ्ट साइड से मिलेंगी, ऐसे करके आगे, ऐसे करके ये सब मिल जाएंगे। और कोई है? अब देखिए लेफ्ट साइड पे बूढ़ी दिहंग भी है ऐसे, और धनसिरी भी यहाँ पे आके मिल जाएगी, जहां भी मिलती हो, लेकिन मिल रही है। अब दाहिने तट पे कौन कौन सी मिलेगी? सुबनसिरी, कामेग, मानस, संकोश, है ना, ये सब मिल जाएंगे। ठीक है भाई, इसी तरीके से ये नदियां हैं। इसकी सर और भी सहायक नदियां हैं, जैसे एक नाम है जयमोली। दिहांग, दिसांग, दिबांग, संकोश, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग, तिस्ता, जयमोली, बूढ़ी दिहांग, सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। लेकिन एक नदी और है बराक, इस समय जो कि अपने उफान पे भी चल रही है, वो बहुत चर्चा में भी सर, है। ये बराक बराक मणिपुर नदी मिजोरम के इसकी बीच है ना? सहायक नदी नहीं है। हाँ बिल्कुल, मिजोरम। मणिपुर मिजोरम में वो बहती है। हाँ। ठीक है, इसमें नहीं मिलती है, वो मेघना में मिलती है पहुंच के। वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं, वो मेघना की सहायक बन जाएगी भले। ठीक है, क्योंकि डेल्टा के पास वो आके मिलती है, लगभग डेल्टा के करीब में मिलती है वो नदी। चलिए, ऐसा इसलिए है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये आसाम में गुम्फित जलमार्ग बनाती है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं। ये हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है, पहली बात तो ये याद रखना है। ये नदियां प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा उथला होने के से प्रमाणित होता है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में है और नदी घाटियां इनकी चौड़ी हो चुकी हैं। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों, अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली
और अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, इन दोनों के बीच में पश्चिमी जो आपका घाट है वो क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है। ठीक, याद रखना, जल विभाजक। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा और तापी को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, उत्तरी भाग में प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली जो चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन, सोन है, ये गंगा नदी तंत्र का अंग है। कहां से निकलती है? उत्तरी भाग से निकलने वाली, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से, मतलब मध्य उच्च भूमि वाले एरिया से निकलने वाली जो नदियां हैं वो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। चंबल, केन, सिंध, बेतवा, सोन, ये नदियां। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं। सीधा सीधा एक रास्ता डिसाइड है इनका, उसी रास्ते पर चलेंगे। ये ना तो अपना रास्ता बदलने वाली हैं, ना तो कुछ और ऐसा है। एक निश्चित हो गया इनका रास्ता, उसी रास्ते पे अपना चलेंगे, चाहे जैसे चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलेंगे अपने उसी रास्ते पे। सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं ये बात भी याद रखने की जरूरत है। और 12मासी भी नहीं होती हैं। ये तो भ्रंश घाटियों में बहती हैं, नर्मदा नदी और तापी। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये दोनों अपवाद हो सकती हैं इस चीज का, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया। एक तो है आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धसाव हुआ, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे क्या हुआ? मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्यतः सममित योजना में गड़बड़ी हो गई। ठीक है। दूसरा, हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ। हिमालय जब उठ रहा था उस समय में क्या हुआ? प्रायद्वीप खंड का उत्तरी भाग अवतलित हो गया और भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हो गया। तो नर्मदा और तापी जो है इन्हीं भ्रंश घाटियों से में बह रही है। अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है, इसलिए इन नदियों में जलोढ़ और डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुका कब? आरंभिक टर्शियरी काल में। परिणाम क्या हुआ? अपवाह जो है ना बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। मतलब एक स्थिति तो ये हुई कि पश्चिमी घाट का हिस्सा टूटा और उसका पार्श्व जो है अवतलन और धसाव हो गया। तो जो छोटी मोटी नदियां हैं वो तो अरब सागर में गिर रही हैं। एक दूसरी अवस्था आई जो भ्रंश घाटी बनती है ना। हिमालय के उत्थान के दौरान ही भ्रंश का निर्माण हुआ, भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, जिससे होकर नर्मदा ताप्ती बह रही है। तीसरी स्थिति हुई जो प्रायद्वीपीय खंड है उसका झुकाव बन गया उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, है ना। इस वजह से बंगाल की खाड़ी में ये नदियां गिरती हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र है। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का वर्णन देखते हैं तो महानदी जैसे नदी है तो महानदी है और ये छत्तीसगढ़ में निकलती है, सिहावा पहाड़ी से निकलती है, ओडिशा से बहती है, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। महानदी सिहावा, रायपुर सिहावा पहाड़ी, बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा, इतना याद रखना। फिर ये 851 किलोमीटर लंबी है। जलग्रहण क्षेत्र 1,42,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। महानदी का 53% भाग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, 47% भाग इसका उड़ीसा में फैला हुआ है। दूसरी नदी है गोदावरी, सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है सबसे बड़ा। इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकल रही है, याद रखना है। कौन सी पहाड़ी है? त्र्यंबक की पहाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियां भी कई सारी हैं। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। मतलब कहने का अब ये है कि जो गोदावरी नदी है
इसके अगर नदी तंत्र की हम बात करें तो इसका नदी तंत्र आपको लंबा चौड़ा क्षेत्र में नजर आएगा, जैसे महाराष्ट्र में भी नजर आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में नजर आता है। बात समझे? ठीक है। 1465 किलोमीटर लंबी है। जलग्रहण क्षेत्र 3,13,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में मिलता है, 20% आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, बाकी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। इसके मुख्य सहायक नदियों में अगर देखा जाए तो पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, मंजरा है। मंजरा के साथ साथ इसकी एक सहायक नदी मेरे ख्याल से वेनगंगा भी है। पोलावरम के दक्षिण में जहां इसके मार्ग के निचले भाग में भारी बाढ़ आती है, गोदावरी एक सुदृढ़ प्रपात की रचना करती है। डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन इसके संभव है, ये बात हमको याद रखनी चाहिए। पोलावरम के दक्षिण में राजामुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। कहां पे? राजामुंद्री के बाद। बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा जो है पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। सबसे बड़ी तो आपकी गोदावरी है, दूसरे नंबर पर कृष्णा है। ये सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। 1401 किलोमीटर लंबी है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा प्रमुख सहायक नदी हैं। इसके कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% हिस्सा आपको महाराष्ट्र मिलेगा, 44% कर्नाटक मिलेगा, 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलेगा। ये आपको याद रखना है किस नदी तंत्र में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिला ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकल रही है। याद रखना है 1344 मीटर ऊपर से 800 किलोमीटर लंबी है, 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपवाहित हो रही है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा इसमें कम उतार चढ़ाव है और ये नदी लगभग सारा साल बहती रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में क्या होता है? उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा होती है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में मिल जाएगा आपको, 41% भाग कर्नाटक में, 56% आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में काबिनी है, भवानी है, अमरावती है। किसकी? कावेरी की सहायक नदियों में नदियां है ना। देखो कृष्णा की जो सहायक नदियां रही हैं, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा भी है। ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसमें बताया गया है, लेकिन तुंगभद्रा, कोयना के साथ साथ घाट प्रभा भी याद रखना है और याद रखनी है। इसके अलावा गोदावरी की सहायक नदी, जो गोदावरी नदी है, इसकी जब सहायक नदी देखेंगे तो यहाँ पे पूर्णा भी है। इसकी सहायक नदी पूर्णा भी मिल जाएगी। पूर्णा है, वर्धा है, ठीक है, पूर्णा है, वर्धा है, मंजिरा है, बेनगंगा है, पेनगंगा भी है। ठीक है। बाकी ये नदियां सर 9 क्लास और एनसीईआरटी में नदी पढ़ाई तो निकल रही है, ये पता कर्नाटक में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण भी करती है। कावेरी नदी जो है ना, 3 द्वीप भी बनाती है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम। ठीक है। इन 3 द्वीपों का निर्माण करती है और यहाँ पर आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात भी स्थित है, जिसका नाम क्या है? शिव समुद्रम यहीं पर है। इसकी सहायक नदियों में काबिनी, भवानी, अमरावती तो है ही, इसके साथ साथ हेमवती भी है। हेमवती भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है ना। ये नर्मदा नदी की बात करें तो अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से निकलती है, लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकल रही है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से, पश्चिमी पार्श्व मतलब पश्चिमी छोर से। दक्षिण में सतपुड़ा है, इसके उत्तर में विंध्याचल श्रेणी है, इसके बीच में ये नदी बह रही है भ्रंश घाटी से होते हुए। संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड और जबलपुर के पास में धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है। ठीक है। ऐसे आप पढ़ सकते हैं इसको, सतपुड़ा ये हो गया, फिर आएगी नर्मदा, ऐसे हो जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं, विंध्य, सतपुड़ा, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, ये क्रम है इसका उत्तर से दक्षिण का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए, 1312 किलोमीटर दूरी बहने के बाद भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में जाके गिरती है। 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है ये। सरदार सरोवर परियोजना भी इसी पर स्थित है।
ठीक है, सर भरूच तो गुजरात हो गया ना, याद रखना। हाँ, ठीक है भाई। तो गुजरात से साइड। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए योजना जो शुरू की गई, नमामि देवी नर्मदे शुरू हुई है एक यात्रा। ठीक है, इसके विषय में जानकारी देनी है। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक दूसरी नदी है। मध्य प्रदेश में बैतूल जिला के मुल्ताई पहाड़ी से निकल रही है। 724 किलोमीटर लंबी है। 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। अपवाह क्षेत्र का 79% हिस्सा महाराष्ट्र में पड़ता, 15% मध्य प्रदेश में, बाकी 6% हिस्सा इसका गुजरात में पड़ रहा है। ये भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। लूनी सबसे बड़ा। पुष्कर के समीप ये दो धाराओं बढ़ती है, एक है सरस्वती, दूसरी है सागरमती, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में आके मिलती है। मतलब सरस्वती और सागरमती दोनों गोविंदगढ़ में मिलती हैं, तब बनती है लूनी। यहां से ये नदी अरावली पहाड़ी से निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक ये पश्चिम में बहती है, तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जा मिलती है। और ये संपूर्ण नदी तंत्र जो है क्या है, एक अल्पकालिक है। ठीक है भाई। अब पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां कौन सी हैं? अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है, ये बात याद रखना चाहिए, जरूरी है। छोटा क्यों है? गुजरात की छोटी नदियों को खोजना है। शतरुनिजी एक नदी है जो अमरावली जिले में डलकाहवा से निकल रही है। भद्रा नदी राजकोट के अनियाली गांव से निकलती है। ढाढर नदी है पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकल रही है। ढाढर नदी के बारे में पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है। साबरमती, माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं, ये भी याद रखने की जरूरत है। अब नासिक जिला, महाराष्ट्र में चलते हैं। तो नासिक जिले में त्रिंबक पहाड़ी में 670 मीटर की ऊंचाई पर बैतरणी नदी निकलती है, ये महाराष्ट्र की है, ये अरब सागर में गिर रही है। कालिंदी नदी जो बेलगांव जिले से निकलती है, कारवाड़ की खाड़ी में गिर रही, मतलब अरब सागर में गिर रही है। बेदती, ये भी आया हुआ पेपर में, हुबली धारवाड़ से निकलती है और ये लंबा मार्ग तय करती है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है, ये कर्नाटक में है भाई। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में, तो कर्नाटक में ही निकल रही होगी ना बेदती। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिला से निकलती है। जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। उस नदी का नाम क्या है जिस पर गरसोप्पा जलप्रपात किस पे है? शरावती नदी सर। ठीक है, ध्यान रखना। गोवा में भी नदियां हैं। एक का नाम है मांडवी, जिसको महादई बोलते हैं, महादेवी भी बोलते हैं, और दूसरी है जुआरी। मांडवी और जुआरी दो नदियां हैं, और यहाँ पर मांडवी नदी पर ही एक सर जुआरी ना कैसे बना हुआ ना, एक द्वीप, ये बंदरगाह, प्रायद्वीपीय बंदरगाह। इस पे दूध सागर जलप्रपात है मांडवी नदी पे। हाँ यस सर। ये चीज याद रखना है। मानचित्र पर देखना है। केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुझा, सबसे बड़ी नदी है भरतपुझा। अनामलाई पहाड़ी से निकल रही है। पोन्नानी के नाम से भी जानते हैं इसको, पोन्नानी मतलब जो भरतपुझा है उसको पोन्नानी भी कहा जाता है। ये 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके जलग्रहण की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र से करनी है। फिर पेरियार है जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इसका जलग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर है। यास्थापुझा भी है। पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है। यास्थापुझा केरल की अनुल्लेखनीय नदियां जैसे पाम्बा नदी भी है, 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है, और बेम्बानाथ झील में जाके गिरती पाम्बा नदी है। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों आपको केरल में मिल जाएंगी, भरतपुझा पेरियार। कालिंदी देखो, माही कहाँ मिलेगी? केरल में। माही आपको मिलेगी राजस्थान में। साबरमती गुजरात में, ढाढर गुजरात में। कालिंदी कहाँ मिलेगी? शरावती कर्नाटक में मिल जाएगी। कर्नाटक। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। क्या इनमें से कुछ के नाम आप बता सकते हैं? कुछ छोटी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है। स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वामसाधारा, पेन्नर, पालार, बेगाई, ये सारी नदियां हैं जो छोटी नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके एरियाज हैं दिए गए। नदी बहाव की प्रवृत्ति कैसे निर्धारित होगी? नदी बहाव की प्रवृत्ति भाई, क्या आप जानते हैं नदी में बहने वाले जल की मात्रा सारा साल एक समान नहीं रहता है।
इसमें ऋतुओं के अनुसार बदलाव भी आता है। किस ऋतु में आप गंगा और कावेरी नदी में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। नदी बहाव प्रवृत्ति क्या है? एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत या साल भर जल प्रवाह के प्रारूप को ही नदी बहाव प्रवृत्ति कहते हैं, रिवर रिजाइम कहेंगे। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी हैं क्योंकि अपना जल बर्फ पिघलने और वर्षा दोनों से प्राप्त कर लेती हैं। दक्षिण भारत की नदियां हिमनदों से नहीं निकल रही भाई, जिससे इनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जाता है। हिमालयी नदियों में उतार चढ़ाव नहीं है क्योंकि ये बर्फ और बारिश दोनों से अपना पानी पाती हैं। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां वो सिर्फ वर्षा पर ही निर्भर है, उनका कोई ग्लेशियर नहीं है। इनका बहाव मानसून ऋतु में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों की बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है। ये बात याद रखने की है। जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। जल विसर्जन नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप होता है। जो जल विसर्जन है क्या है? ये नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। इसे हम क्यूसेक्स मतलब क्यूबिक फुट प्रति सेकंड या क्यूमैक्स क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में माप सकते हैं। क्यूसेक्स में भी माप सकते हैं, क्यूमैक्स में भी माप सकते हैं। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह प्रणाली आपको कब देखने को मिलेगी? जनवरी से जून की अवधि में। अधिकतम कब मिलेगा? अगस्त या सितंबर में। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी आती जाती है ना? मतलब इसकी वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसून होती है। गंगा द्रोणी के पूर्वी और पश्चिमी भागों की जल प्रवाह प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर भी नजर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले भी काफी बड़ा होता है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह कितना है भाई? लगभग 55,000 क्यूसेक्स, जबकि न्यूनतम है केवल 1300 क्यूसेक्स। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय के नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन के स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है। तो यह अचानक उफान पर आ जाती है और अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी महत्वपूर्ण जितनी अगस्त में उफान है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना चाहिए। गरुड़ेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि इसका अधिकतम बहाव होता है 2300 क्यूसेक्स, न्यूनतम होता है 15 क्यूसेक्स। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह देखा जाए तो मई में होगा, अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है। अगस्त महीना के पश्चात इनके प्रवाह में भारी कमी आती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है। अक्टूबर और नवंबर में ये वो समय है जब लौटता हुआ मानसून पहुंच जाता है और बारिश कर देता है। पोलावरम में गोदावरी का औसत अधिकतम विसर्जन होता है 3200 क्यूसेक्स। ये निचला एरिया है, नदी का निचला एरिया है, इसीलिए इस क्षेत्र में नौकाएं चल जाती हैं, इसमें चलाई जाती हैं। और न्यूनतम इसका है 50 क्यूसेक्स। ये आंकड़े नदी की प्रवाह प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। अच्छा, गंगा नदी में 55,000 क्यूसेक्स और 1300 क्यूसेक्स का एक बहुत बड़ा अंतर ये भी है। उस अंतर का कारण ये भी है क्योंकि नदी एक पहाड़ी मार्ग से गुजरती है, पहाड़ी रास्ता तय करती हुए चलती है। तो पहाड़ी रास्ता तय करती है तो उसमें पानी तो बहुत ज्यादा इकट्ठा तो हो नहीं पाता होगा, जाहिर सी बात है। पहाड़ों पर कितना ज्यादा पानी होगा, उसमें बाढ़ आने की संभावना उसमें रहेगी नहीं। पानी जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे उभागता जाएगा। और एक 100 मीटर पे या 1 किलोमीटर पे, जहां हम सब 6 किलो मैदानी क्षेत्र में 6 किलोमीटर में 1 डिग्री का अंतर पाते हैं, वहीं वहां पे 10 किलोमीटर पे हो सकता है 30 से 35 डिग्री का अंतर मिले हमको, इसलिए वहां पर पानी बहुत कम मिलता है। 1300 क्यूसेक्स तक हो जाता है, इतना लंबा अंतर 1300 से 55,000 क्यूसेक्स। नदी जल उपयोग की सीमा, अब ये क्या भाई? भारत की नदियां प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती, लेकिन समय और स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। बारहमासी नदियां वर्ष भर जल का वहन करती, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। अनित्यवाही जो नदियां होती हैं, शुष्क ऋतु में बहुत कम पानी होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है, समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त भी होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? क्या यह जल उपलब्धता की समस्या है या इसके प्रबंधन की समस्या है? क्या जल उपलब्धता की समस्या है कि प्रबंधन की? क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ सूखे की समस्या को कम करने के उपाय बता सकते हैं? क्या एक द्रोणी की जलाधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणी में स्थानांतरित करके इस समस्या को समाप्त या कम किया जा सकता है? क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? तो क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा? क्या आप समझते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का पानी
प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है। मुख्य समस्या क्या है? यहाँ पे देखें तो कई सारी योजनाएं हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पेरियार दिक परिवर्तन योजना, कुरनूल कुडप्पा नहर, ब्यास सतलज लिंक नहर, गंगा कावेरी लिंक नहर, ऐसी नहर दी गई योजनाएं हैं ये। इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखें, धरातल के उबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाई को जाने, मैदानी क्षेत्रों से पठारी क्षेत्र में जल कैसे उठाया जा सकता है, क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जलाधिक्य है जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करें, एक लेख तैयार करें। नदी जल उपयोग से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं को आप किस प्रकार क्रम देते हैं? पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध ना होना, एक तो समस्या ये है ही है भाई। नदी जल प्रदूषण है, नदी जल में गाद है, ऋतु वन जल का असमान प्रवाह है, राज्यों के बीच नदी जल विवाद भी है, मध्य धारा की ओर बस्तियों के विस्तार का कारण भी है, विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना भी है। नदी प्रदूषित क्यों है? क्या आपने शहरों के गंदे पानी को नदियों में गिरते देखा? औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? मतलब यहाँ पे बंगाल का शोक किसको कहते थे? दामोदर को, है ना? दामोदर, यस दामोदर। इस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है, तो गंगा नदी की गंगा, द्रोणी सबसे बड़ी होगी। यस कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो पंचनद में भी शामिल नहीं होगी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा है। अलकनंदा भागीरथी का संगम कहाँ पर हो रहा है? देवप्रयाग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नदी द्रोणी जल संभर में अंतर बताना है, वृक्षाकार जालीनुमा अपवाह तंत्र के बारे में अंतर बताना है, अब केंद्रीय अभिकेंद्रीय जल अपवाह प्रतिरूप के बारे में बताना है, डेल्टा और ज्वार नद मुख के बारे में बताना है।